हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी की पहली क्लास में हमने हिंदी पेडागोजी लगभग आधी कंप्लीट कर ली थी। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम हिंदी पेडागोजी को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पेडागोजी शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो बच्चे को जब शिक्षण दिया जाता है और जिन भी इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक व आकर्षक बनाने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। आकर्षक और सरल बनाने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण सामग्री कहते हैं। एल्किन स्ट्रोंग के अनुसार सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी सामग्री को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों को पाठ में रुचि बनी रहे तथा वे उसे सफलतापूर्वक समझ सकें। समझे, अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं यानी कि किसी भी TLM की सहायता से बच्चे को जब शिक्षण दिया जाता है तो उसको में एक रुचि उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा अपने अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व, इनसे प्रभावशाली, रुचिकर और ये स्थायी अधिगम होता है। ये प्रभावशाली और रुचिकर स्थायी अधिगम होता है क्योंकि जब बच्चा किसी TLM मटेरियल से किसी भी टॉपिक पर या किसी कहानी को, किसी भी चीज़ को जब सिखाया जाता है तो बच्चा एकदम नहीं भूलता है और उसे लंबे टाइम तक याद रखता है। इसीलिए इसको एक स्थायी अधिगम होता है। इनसे कठिन व भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है तथा ये समय की बचत भी होती है। इससे समय की बचत भी होती है। ये विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करती है। ये एक रीइंफोर्समेंट फोर्स देती है। ये रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बच्चा TLM से सीखता है तो वो लंबे टाइम तक उसके दिमाग में इसका डेटा फिट हो जाता है और वो उसको याद रखता है। ये पाठन में नवीनता लाती है। ये पढ़ने में और लिखने में एक नवीनता लाती है, एक नए विचार लाती है, नई सोच लाती है। बच्चों में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना बढ़ती है। ये विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। ये विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। कक्षा में नियमित उपस्थिति बढ़ जाती है। कक्षा की जो नियमित उपस्थिति है वो बढ़ जाती है। TLM शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं, कई सारे के प्रकार हैं। श्रव्य साधन सामग्री, ऑडियो एड्स जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो। दृश्य सामग्री, जिससे हम विजुअल मटेरियल्स जिनसे हम देख कर सीख सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, TV, VCR, इनसे हम देखकर सीख सकते हैं। तो ये दृश्य सामग्री हो जाएगी। श्रव्य व दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल, जिसमें आवाज़ भी आती है और विजुअल भी दिखाई देते हैं, उसे श्रव्य ऑडियो विजुअल कहते हैं। जैसे हमारा TV है, VCR है, मोबाइल है, लैपटॉप ये आदि। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीफोन की बातचीत आदि। ऑडियोफोन यानी कि टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन जो पहले चलते थे उससे बच्चा सीख सकता है। नंबर 2 पर आता है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे मुद्रित शाब्दिक, इसमें मुख्यतः पाठ्य सामग्री आती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोबल चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल पोस्टर आदि दृश्य सामग्री में आते हैं, जिसमें हमें सिर्फ वस्तुओं को देखकर सीखते हैं। नंबर 3 पर हमारा आता है श्रव्य व दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न। अगला टॉपिक आता है हमारा पेडागोजी भाषाई विकार। भाषा विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर। भाषा विकार से तात्पर्य उस अवस्था से है जहाँ बच्चों को अपने भावों
को दूसरों के सक्षम रखने में कठिनाई हो, क्योंकि भाषा का संप्रेषण लिखित व मौखिक माध्यमों से होता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आदि सबसे सामान्य भाषा विकारों में से एक हैं। अधिगम संबंधी विकार के प्रकार। पहला आता है हमारा पठन वैकल्य। इसे हम बाक विकार भी कहते हैं, इसे हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। डिसलेक्सिया सबसे आम अधिगम अक्षमता है जो पढ़ने में समस्या से संबंधित है। पठन वैकल्य पढ़ने से की समस्या से संबंधित है। इसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पठन वैकल्य, बाक विकार या डिसलेक्सिया या पठन विकार भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, लक्षण के बारे में जान लेते हैं। उन्हें सटीक व प्रभावपूर्ण पढ़ने में समस्या होती है, यानी कि वे सही से लगातार नहीं पढ़ पाते हैं। इससे पीड़ित बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है व लिखता है तथा अक्सर अक्षरों व संख्याओं को उलट देता है, यानी कि अक्षर और जो संख्याएं हैं उनको उलट देता है, उनको सही से नहीं पढ़ पाता है। समान आकार वाले अक्षरों को अलग अलग बताने में समस्या, जैसे डी और बी, पी और क्यू, पी और क्यू, यानी कि बी को डी समझता है, डी को बी समझता है या पी को क्यू समझता है। और नए शब्द बोलने में परेशानी होती है, तुकबंदी में परेशानी होती है, समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रमित होना, समान शब्दी वाले में भ्रमित हो जाता है, जो समान शब्दी निकालते हैं जैसे बी, डी, पी, क्यू, इस तरह से, तो उससे भ्रमित हो जाता है, वह सही से उसकी पहचान नहीं कर पाता या फिर उसे सही से पढ़ नहीं पाता है। दृढ़ से बात करना, वह दृढ़ से बात करता है, उसे शब्दकोश का क्या है, अभाव होता है, क्योंकि वो शब्दों का चयन या फिर शब्दों को सही से नहीं पढ़ पाता है, तो इसलिए उसे शब्दकोश का अभाव होता है। स्मरण शक्ति का कम होना, स्मरण शक्ति कम होती है। शब्दों में वर्णों के क्रम को याद करने में कठिनाई होती है, शब्दों में वर्णों के क्रम को याद करने में कठिनाई होती है, यानी कि सही से उससे नहीं पढ़ा जाता है। नंबर 2 पर आता है हमारा लेखन विकार। नंबर 2 पर क्या आता है हमारा, लेखन विकार। लेखन विकार क्या है, डिस्ग्राफिया। लेखन विकार संबंधित होता है लिखने से, यानी जहाँ पर भी आपको डिस्ग्राफिया, लेखन विकार, लेखन वैकल्य दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को अपने आप अक्षर निर्माण और आकृतियाँ बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि अक्षर का निर्माण जब वो लिखता है तो वो अक्षर को सही से नहीं लिख पाता। जैसे मैंने आज लिखा तो वो उसको इस तरह से कर देता है, यानी कि पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा कर देता है, या फिर जैसे कोई आकृति बना रहा है तो उसे अच्छे से, जैसे मैं सर्कल की आकृति बनाऊं तो या फिर मैं एक स्क्वायर की आकृति बनाऊं तो उसे वो सही से नहीं बना पाता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो उसके सामने ये चुनौतियाँ रहती हैं। चलिए अब इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से हर एग्ज़ाम में, सीटेट का कभी भी एग्ज़ाम हो तो हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी में और सीडीपी में पठन वैकल्य यानी कि पठन विकार, लेखन विकार, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, अप्रेक्सिया, इनमें से किसी न किसी एक टॉपिक से 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो सीडीपी में पूछा जाता है और एक हिंदी में और एक ही इंग्लिश में पूछा जाता है। तो इस क्लास से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप इस क्लास में बने रहिए। आगे हम इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। अक्षर बनाने में कठिनाई होती है, इसको क्या है, लिखने में कठिनाई होती है। अक्षरों और शब्दों के बीच अंतर रखने में कठिनाई होती है। बीच अंतर रखने में यानी कि कितनी दूरी पर लिखना है, तो उससे वो सही से नहीं लिखा जाता है, तो उसी में कठिनाई होती है। लिखते समय हाथ में परेशानी या थकान की शिकायत होती है। इसमें लेखन वैकल्य में जब बच्चा लिखता है तो उसके हाथ में दर्द होने लगता है या फिर उसे थकान होने लगती है, तो ये समस्या होती है। बड़े और छोटे अक्षरों का उचित रूप से प्रयोग करने में कठिनाई होती है, यानी कि जैसे इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल लेटर होते हैं तो उनका वो चयन सही से नहीं कर पाता, उसकी बहुत कठिनाई होती है। आपठनीय हस्तलेख, यानी कि आपठनीय हस्तलेख जो कभी पढ़े नहीं है उनको अगर हाथ से लिखता है तो उसे लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। लिखते समय स्वयं से बातें करना, लिखते समय वो स्वयं से बातें करता है कि मैं इसको इस अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। नंबर 3 पर आता है हमारा संप्रेषण विकार, अफेजिया। क्या आता है, अफेजिया। अफेजिया एक दिमागी विकार है। अफेजिया का एक दिमागी विकार है, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम है, या एक भाषा का विकार कहा जा सकता है जो व्यक्ति के कम्युनिकेशन को प्रभावित करने का काम करता है। यानी कि व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, क्योंकि इसका मेंटली जो विकार है, दिमागी जो
में जो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उसमें दिमागी विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह अपने सामने वाले व्यक्ति से कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। अफेजिया होने के कारण, अफेजिया होने के मुख्य कारण है दिमाग के उस हिस्से का प्रभावित होना जो भाषा को नियंत्रित करता है, जो निम्न कारणों से हो सकता है। यानी कि अफेजिया होने का मुख्य कारण क्या है, जो दिमाग के उस हिस्से को जो भाषा को नियंत्रित करता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस किस वजह से ये अफेजिया हो सकता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिमागी चोट या इंजरी जैसे स्ट्रोक, जो रक्त के थक्के जमने, ब्लड व लीकेज, नस फटने की वजह से दिमाग में ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है। दिमाग में क्या है, ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है। इससे ब्रेन ट्यूमर और सिर में गोली लगना, इन वजहों से इसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 विकार पढ़ा दिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और अफेजिया। आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब इसके अफेजिया के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें व्यक्ति को पता होता है कि वे क्या बोलना चाहता है, लेकिन वो अपनी बात को ठीक से बोल नहीं पाता है। अगर मैं किसी से सही से बात कर रहा हूँ और जो बात मैं सोच रहा हूँ उसको सामने वाले तक सही से नहीं पहुँचा रहा हूँ, इसमें यही समस्या होती है और नहीं लिख पाता है। जो बात उसके दिमाग में चल रही है, जो सोच रहा है, वो उसको लिख नहीं पाता। इसको ही अफेजिया कहते हैं। उन वाक्यों का इस्तेमाल करना जो सामने वाला समझ ना पाए, उल्टा सीधा बोलना कहते हैं। वाक्य में शब्दों का गलत ऑर्डर मस्तिष्क में चोट लगने पर उन भागों का नुकसान पहुंचाता है जो संप्रेषण कौशल को संभव बनाते हैं। यानी कि जो हम किसी से बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है उसको संभव बनाता है। वहाँ पर अगर चोट लग जाती है तो इससे हमारे दिमाग में ये प्रॉब्लम हो जाती है। या इसे अप्रेक्सिया, चेष्टा अक्षमता भी कहा जाता है। एक मोटर विकार जो ध्वनियों का उत्पन्न करने के लिए जीभ, होठों व समन्वय को प्रभावित करता है। ये क्या? अप्रेक्सिया, चेष्टा अक्षमता, एक मोटर विकार जो ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए जीभ और होठों के समन्वय विकार को प्रभावित करता है। इसे अप्रेक्सिया कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं डिसकैल्कुलिया के बारे में। डिसकैल्कुलिया ये गणितीय संबंधी विकार है, यानी कि गणन संबंधी विकार है। इसे गणितीय विकार भी कहते हैं। राइट एरो, बच्चा अंकों के हेरफेर में परेशानी अनुभव करता है, जिसे 96, 69, यानी कि 69 को 96, 96 को 69 समझता है। ये डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है। अगर इसको जितने भी ये विकार पढ़ रहे हो आप, जितने भी विकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इन्हें डिटेल में पढ़ना है तो मैंने CDP की एक क्लास, इसी विकार की क्लास है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, सारे जितने भी विकार है उनकी पूरी एक वीडियो लेकर आया था। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा 5वां विकार होता है हकलाना, यानी कि डिस्फेगिया। हकलाना एक संचार विकार है जो बोलने के प्रभाव को प्रभावित करता है, जो एक ही शब्द को बार बार दोहराकर भाषण में प्रभाव को प्रभावित करता है। यानी कि हकलाना क्या है, जब हम किसी से बात करते हैं और एक ही बात को बार बार कहते हैं तो वो हमारे बोलने के प्रभाव जो है उसे काफ़ी प्रभावित करता है। ये डिसअर्थिया कठिन एवं दोषयुक्त बोल, एक तंत्रिका संबंधी विकार जो बोली को बाधित करने की ओर जाता है। अब हम अगला जो पॉइंट्स उसके ऊपर आ जाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यह एक विकास संबंधी डिसऑर्डर है जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज के मेलजोल बनाने में परेशानी होती है। ऑटिज्म क्या है? इसको क्या होता है, सामाजिक संबंध में, समाज में मेलजोल बनाने में परेशानी होती है। लक्षण क्या होते हैं इसमें? ये सनकी होता है, क्योंकि ये सनकी होता है। अब इसके लक्षणों के और भी लक्षण है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 12-18 महीने की आयु में या इससे पहले भी दिख सकते हैं। ये समस्याएं पूरे जीवन काल तक रह सकती हैं। व्यवहार करना, इसमें ये अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, किसी भी बात को लेकर जिद करने लगता है। दूसरों से संपर्क ना करना, दूसरों से जो सामने बंदे होते हैं उसके घर में, परिवार में, उनसे संपर्क बहुत कम करता है। एक ही वाक्य लगातार दोहराते रहता है। दूसरों की पसंद नापसंद को ना समझ पाना, खुद को चोट लगना या नुकसान पहुंचाना, कठोर दिनचर्या का पालन करना, छोटे मोटे बदलाव से परेशान हो जाना, ये इसकी समस्या होती है ऑटिज्म की। अब हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, पेडागोजी आकलन तथा मूल्यांकन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर साल एक क्वेश्चंस
CDP और हिंदी पेडागोजी में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए हम अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन क्या है? व्हाट इज़ एन एवल्यूशन? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। किसी छात्र के मूल्यांकन क्या है? जब हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा छात्र की किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। किवलिनन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन। किवलिनन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन, इनके बारे में पढ़ते हैं। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में परिणामों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या कहा? छात्रों के व्यवहार के विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों, विद्यालय के द्वारा जो बच्चों में परिवर्तन लाया गया उसका परिणामों का जो संकलन है उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। कोठारी कमीशन मूल्यांकन का एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। मूल्यांकन क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। घनिष्ठ रूप से क्या है? संबंधित है। भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में आकलन व मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में आकलन व मूल्यांकन का आशय उन प्रक्रियाओं से है जिनकी सहायता से एक शिक्षक विद्यार्थियों के भाषा संबंधी समस्त कौशलों के संबंध में शिक्षण अवधि के दौरान पाठ्यक्रम की समाप्ति पर निर्णय करता है। यानी कि एक शिक्षक जब शिक्षार्थियों को पढ़ाता है उनके समस्त कौशलों के संबंध से अवधि के दौरान पाठ्यक्रम को समाप्त करता है, फिर उसके बाद में उनका मूल्यांकन करता है कि बच्चों ने कितना सीखा। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आकलन तथा मूल्यांकन, असेसमेंट एंड एवल्यूशन। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। यानी कि बच्चों की क्या क्षमता है, बच्चों ने क्या सीखा है या बच्चों की क्या अनुभूति है, बच्चे किस में ज़्यादा रुचि से सीखते हैं, किस में कम रुचि से सीखते हैं, इसके बारे में इसका ही मापन किया जाता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। यानी कि आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन क्या? मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन क्या? एक संक्षिप्त प्रक्रिया यानी कि एक छोटी प्रक्रिया। मूल्यांकन एक व्यापक यानी कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना, यानी किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि जब एक भाषा शिक्षक आकलन करता है तब वह अपने विद्यार्थियों में क्या देखता है। एक भाषा शिक्षक है और वह अपने विद्यार्थियों, शिक्षक आकलन करता है बच्चों का, तो वो क्या देखता है बच्चों के अंदर? विद्यार्थियों में कितना पढ़ पाता है, विद्यार्थी कितना पढ़ पाता है और कैसे पढ़ पाता है। विद्यार्थी कितना पढ़ पाता है? 1 पेज पढ़ पाता है, 2 पेज पढ़ पाता है, या फिर कैसे पढ़ पाता है? यानी कि अच्छे से पढ़ता है या फिर रुक रुक कर पढ़ता है, रुक रुक कर पढ़ता है या फिर धारा प्रवाह के साथ पढ़ता है। ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो इसका कारण यह है कि जैसे एक डॉक्टर बिना मरीज के रोग को जाने वह उस रोग के इलाज कैसे करेगा। क्या वह अक्षरों में पहचान नहीं पा रहा है या शब्दों को एक इकाई के रूप में पढ़ने का अभ्यास नहीं कर पा रहा है। भाषा को सुनकर कितना समझ पाता है, कितने आत्मविश्वास से वह स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है। शिक्षक क्या देखेगा? भाषा को सुनकर वो कितना समझ रहा है। शिक्षक किसी भी बात पर आकलन करता है तो वो शिक्षक ये कोशिश करेगा जानने की कि वह भाषा को सुनकर कितना समझ पा रहा है और कितने आत्मविश्वास के साथ अपना जो पहलू है वो रख पा रहा है, उसको ही अभिव्यक्त कर पाता है। मूल्यांकन की प्रकृति, नेचर ऑफ एवल्यूशन। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। ये निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन का एक निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एक क्रियात्मक के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। इसमें 3 पक्षों का
मापन किया जाता है। ज्ञानात्मक यानी कि बच्चे में कितना सीखा, भावनात्मक बच्चा कितना इमोशनल है, क्रियात्मक बच्चा कितना कर रहा है, इनका मापन किया जाता है। मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, यानी कि बालकों के जो व्यवहार के संबंध में जो परिवर्तन हुए उनकी जांच करेगा। अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना, बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, या बच्चा सीखते में कहाँ कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है इसके बारे में जानना। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करना, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत हम बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं, अगर उसमें कहीं हमें सुधार की ज़रूरत पड़ती है हम सुधार करेंगे और उसका आगे विकास भी करेंगे। बालकों की व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना, यानी कि क्या है, बालकों की व्यक्तिगत जो और सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जानकारी को प्रदान करना, यानी कि उनकी उस आवश्यकताओं को हमें पता लगाना है और उन्हें हमें पूरा करना है। यानी कि नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना, यानी कि नई शिक्षक प्रभावी शिक्षण प्रणालियों की विधियों की खोज करना है, जिससे हमें उन्हें बच्चों को अच्छे से सिखाना है। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना है, हमें निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा कहीं पर भी नहीं सीख रहा है तो उसका हमें निदान करना है और फिर उसका उपचार करना है, यानी कि अगर जहाँ पर भी उसे कठिनाई होती है तो उसका हमें पता लगाकर उस समस्या का हल करना है, उसी को उपचार शिक्षण पर बल देना है। बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी कि प्रोत्साहित करना है, उन्हें एग्रेसिव करना है, उनकी रुचि बढ़ानी है। पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनके अपेक्षित सुधार करना है। बालकों का विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना है, बालकों की अलग अलग श्रेणियों का पता भी लगाना है। प्रविधि कुछ मुख्य मूल्यांकन है। मुख्य मूल्यांकन कौन कौन से हैं? लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, ओरल एग्ज़ाम, साक्षात्कार इंटरव्यू, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन, प्रक्षेपण ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, ये कुछ मुख्य मूल्यांकन है। और इसके आकलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आकलन किस तरीके से किया जाता है। आकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, निर्माणात्मक रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक संकलात्मक आकलन, सम्मेटिव असेसमेंट, निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। यानी कि ये 3 प्रकार के आकलन होते हैं, निर्माणात्मक, योगात्मक, निदानात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। हमें इन तीनों असेसमेंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे हर बार सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। और यहाँ से कभी कभी तो 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक हमारा हिंदी पेडागोजी या फिर इंग्लिश पेडागोजी में यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाता है, और एक क्वेश्चन हमें CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी मिल जाता है। तो इनके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमें इसे भूलना नहीं है, क्योंकि इससे हमारा 1 नंबर पक्का होगा। तो पहले नंबर पर क्या आता है हमारा? निर्माणात्मक रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। निर्माणात्मक रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय, क्या कह रहा है वो? पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है पाठ को, यानी कि क्लास में जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय ही ये जांच करेगा कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया, बच्चे ने ज्ञान को जो उसने पाठ पढ़ाया है उसकी कितनी जानकारी है। रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को ये जानने का अवसर प्रदान करता है कि वे कहाँ सुधार की, यानी कि उसे कहाँ सुधार की ज़रूरत है, बच्चे को कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। इस आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। दोनों के लिए क्या है? गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। रचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में किया जाता है। ये जो की पॉइंट्स हैं, रचनात्मक आकलन क्या है? पाठ के बीच बीच में किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है? उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके, यानी कि इसके द्वारा क्या करेगा? शिक्षक जो अपनी शिक्षण प्रक्रिया जिस प्रोसेस से वो पढ़ा रहा है उसमें अपना कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा। उसके बाद में छात्रों को सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। इसमें क्या है? वो उस प्रोसेस को चेंज करेगा, प्रोसेस को बदलेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। उससे क्या होगा? छात्र जो सीखने की क्षमता है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। अब हम योगात्मक असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। योगात्मक यानी कि संकलात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। संकलात्मक योगात्मक एक निश्चित अवधि के पश्चात
विद्यार्थियों की ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्या कहा, विद्यार्थी की ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है। क्या कहा, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस की है उसने कक्षा में जो भी पढ़ा है, यानी कि उसके बारे में किया जाता है। इस आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्राप्त होते हैं। इस आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स पास होते हैं जो उनके प्रदर्शन के स्तर को इंगित करते हैं। क्या करते हैं, उनके प्रदर्शन को इंगित करते हैं। संकलात्मक योगात्मक आकलन द्वारा ये माना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे, यानी कि जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में हम कितने सफल रहे या फिर कितने विफल रहे। यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। ये क्या, एक निश्चित अवधि होती है इसकी, यानी मान लीजिए 1 मंथ से 2 मंथ होती है, या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, या फिर 3 मंथ एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें इनकी जो, या फिर एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। तो इसके बारे में ये इस निश्चित अवधि के छात्रों को संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नोट, रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या, रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन है, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन है। योगात्मक आकलन अधिगम का आकलन है, यानी कि ये नोट, ये की पॉइंट्स हैं। रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन, बच्चा कितना सीख रहा है, उसे कैसे सिखाना है, तो ये हो जाएगा रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन अधिगम का आकलन, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है, इसमें क्या बच्चा कैसे सीख रहा है, इसमें क्या बच्चे ने कितना सीखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढता है। इसके द्वारा छात्रों की कठिनाइयाँ तथा निदान किया जाता है। कठिनाइयों का क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। निदानात्मक आकलन का प्रयोग छात्र में किसी प्रकार की अधिगम की कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। निदानात्मक आकलन कब किया जाता है, बच्चे को जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों विफल हो रहा है, उसका निदान करने के लिए इसका आकलन किया जाता है। इसके क्या उद्देश्य हैं, इनके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना, ताकि हम उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सकें। यानी कि उनकी असफलता का पता लगाना है, फिर उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जो जैसे बच्चे को पढ़ाना है उस शिक्षक विधि का प्रयोग करके उनको सफल बनाने की कोशिश करनी है और उन्हें सफल भी बनाना है। तो हमने रचनात्मक आकलन पढ़ लिया, रचनात्मक आकलन पढ़ लिया, योगात्मक आकलन पढ़ लिया, और हमने तीसरा क्या पढ़ा, निदानात्मक आकलन भी पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, बच्चे को पाठ के बीच बीच में जब शिक्षक पढ़ाता है तो तभी उसकी जानकारी ली जाती है कि बच्चों को कितना समझ रहा है कितना नहीं। इसमें ओवरऑल प्रोसेस होता है, यानी कि बच्चे ने पिछले 1 महीने में कितना सीखा, या फिर 1 हफ्ते में कितना सीखा, या फिर एनुअल एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो उससे पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा। निदानात्मक आकलन, जो बच्चे विफल हो रहे हैं उनके बारे में पता लगाना और उन्हें एक सही दिशा दिखाना, उन्हें सफलता की ओर लेकर जाना। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, पेडागोजी, टॉप डाउन बॉटम अप, बिग स्क्लैप। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, इन पे चारों पे हम चर्चा करेंगे। पहला होता है अधोमुखी, टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की ओर। श्रवण प्रक्रिया, यानी कि सुनने की प्रक्रिया, जिसमें ऊपर से नीचे की ओर की प्रकृति संगठित होती है, अर्थात जटिल से सरल की ओर, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। टॉप से डाउन, यानी कि जटिल से सामान्य की ओर आ रहे हैं, तो क्या अनुसरण किया जाता है। इसके नियमों में सर्वप्रथम वाक्य, फिर पद, उसके बाद पदांश और अंत में वर्ण आते हैं। यानी कि पहले पूरा सारांश आएगा, सारांश के बाद में कुछ अंश आएंगे, अंश के बाद में अंत में वर्ण आएंगे। इस तरह से होता है। शिक्षार्थी जो कुछ सुनता है उसके अर्थ को समझने के लिए पृष्ठभूमि या पिछले ज्ञान का उपयोग करता है। पिछले ज्ञान का क्या उपयोग इसमें करता है। भाषा को समग्र रूप से देखता है।
भाषा को क्या है, समग्र रूप से देखता है, अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसमें अर्थ पर क्या है, ध्यान केंद्रित करना होता है। इसमें मुख्य बिंदु, विचार, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना तथा सारांश, सार लिखना सम्मिलित है। सारांश यानी सार लिखना सम्मिलित है। एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न अधोमुखी में आते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस काय में आते हैं, अधोमुखी में आते हैं। अमूर्त अवधारणा कल्पना से शुरू करेंगे और अपने छात्रों को बाद में विवरण भरने को कहेंगे। अनुमान, तर्क, कल्पना, फीडबैक, अर्थ निर्माण, विवरण भरना आदि इसमें होता है। कौन से में, टॉप डाउन अप्रोच में। अब हम बॉटम डाउन अप्रोच के बॉटम अप अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया, बॉटम अप अप्रोच यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर जाती है तथा सरल से जटिल की ओर प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इसके नियमों में सर्वप्रथम वर्ण आते हैं, पहले वर्ण आएंगे, फिर शब्द आएंगे, फिर उसके बाद में पदों और पदांशों का निर्माण होता है, फिर अंत में अनेक वर्णों के शब्दों एवं वाक्यों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण किया जाता है। क्या कहा, इसमें पहले पद आएंगे, वर्ण आएंगे, वर्ण से पद बनेगा, पद से शब्द बनेगा और सबसे पदों और पदांशों का निर्माण होगा। अंत में वर्ण, शब्दों और वाक्यों को मिलाकर एक वाक्यों का निर्माण किया जाएगा। यह प्रक्रिया एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। यह प्रक्रिया क्या है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। इसमें हर शब्द को महत्व दिया जाता है। इसमें हर हिस्से को महत्व दिया जाता है। इसमें हर शब्द को महत्व दिया जाता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक कथनों को पहचानना ऊर्ध्वमुखी श्रवण गतिविधियों से संबंधित है। उदाहरण, श्रुतलेख, डाइक्रेशन, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज टेस्ट आदि। इसमें क्या आते हैं, श्रुतलेख, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज टेस्ट आदि। बेसिक और क्लेप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक और क्लेप्स से दोस्तों हर बार हिंदी पेडागोजी में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारा कंटेंट मैराथन है, यानी कि कॉन्सेप्ट पेडागोजी मैराथन है। ये बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। फिर इसके बाद में हम इस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आए हैं उसकी मैराथन करेंगे। तो आपने जो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाए। और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, तो जिससे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी और क्वेश्चंस को आप 1% भी गलत करने के चांस नहीं होंगे और क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सही कर लेंगे। तो विक्स और कैल्प के बारे में पढ़ते हैं। भाषा दक्षता के 2 प्रमुख पहलू हैं जिन्हें दूसरी भाषा सीखने वालों को हासिल करना चाहिए। यानी कि भाषा के 2 प्रमुख पहलू हैं जो दूसरी भाषा जो हासिल कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए। जिम कमिंस ने इन्हें कहा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। विक्स या संवाद दक्षता या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल और कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या क्लेप्स या अकादमिक दक्षता ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता के रूप में पहचाना जाता है। इन्हें क्या कहा कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स के बारे में विक्स को पहना जाता है। इनकी संवादात्मक दक्षता होती है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल और क्लेप्स को क्या कहते हैं, अकादमिक दक्षता, यानी कि जो स्कूल से मिलती है उसके बारे में दिया है। तो बेसिक विक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल क्या है विक्स दैनिक वार्तालाप की भाषा को कहा जाता है। विक्स किसे कहा जाता है, दैनिक वार्तालाप की भाषा को कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि आधारभूत तथा अर्थाधिक दैनिक दिनचर्या के वार्तालाप हेतु बोलचाल की योग्यता, यानी कि वार्तालाप के हेतु बोलचाल की योग्यता। इसका हमने उदाहरण दे रखा है। उदाहरण क्या दिया है, खेल के मैदान में फ़ोन पर अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा विक्स का हिस्सा है। यानी कि खेल के मैदान में फ़ोन पर अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा विक्स का हिस्सा है। विक्स को विकसित करने में शिक्षार्थी को 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। विक्स को संपूर्ण करने के लिए 6 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है। नंबर 2 बताया ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता, यानी कि क्लेप अकादमिक भाषा दक्षता। कक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षार्थियों की शैक्षिक योग्यता, यानी कि कक्षा में उपयोग होने वाली शिक्षार्थियों की शैक्षिक योग्यता विकसित करते समय तुलना, वर्गीकरण, संश्लेषण, मूल्यांकन व अनुमान जैसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है।
क्या होता है, अनुमान मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। क्लैप को विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का समय लगता है। इसमें क्या होता है, संश्लेषण, मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनुमान जैसी टॉपिक्स बिंदु होते हैं। इसमें अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित होती है। क्लैप्स औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा के संदर्भित करती है। अब ये हमारा संदर्भित क्या है, संदर्भित करती है। पेडागोजी, ये हमारा लास्ट पॉइंट्स बचा है। इस यहाँ से भी हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हिंदी पेडागोजी में, तो आप इस टॉपिक को भी बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि अंतर कोड व्यत्यंत, कोड स्विचिंग या कोड अंतरण, इन्हें हमें दोनों को याद रखना है। एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एक भाषा में, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बोलते बोलते हम इंग्लिश में बात करने लगें तो उसे क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग कैसे हैं। एक भाषा दूसरी भाषा के स्थानांतरण जैसे काम हो गया नाउ यू कैन गो, यानी कि हम दूसरी भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हम कोड स्विचिंग कहते हैं। कोड मिक्सिंग क्या होता है? कोड मिक्सिंग, हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में दो भाषाओं कोड का इस्तेमाल करते हैं। दो भाषाओं में कोड का इस्तेमाल करते हैं, ये कोड मिक्सिंग कहलाता है। सामान्यतः लोग कोई बात करते हुए भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या बताया? दूसरी भाषा के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें ही मैं जगह जगह इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी? कोड मिक्सिंग। मैं संडे को बाज़ार जाऊँगा, नॉट कोड स्विचिंग, ये कोड मिक्सिंग प्राय दो भाषा बोलने वाले बालकों के छात्रों में देखा जाता है। ये किसमें देखा जाता है? जो छात्र दो भाषाएं बोलते हैं उसमें ये देखा जाता है। कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन में अंतर। कोड मिक्सिंग और कोड परिवर्तन में अंतर। कोड मिश्रण में एक भाषा की इकाइयों के स्थान पर दूसरी भाषा की इकाइयों का प्रयोग होता है। कोड मिश्रण में भाषा का कोड नहीं बदलता, कुछ इकाइयाँ बदलती हैं। कोड मिश्रण में क्या होता है? कुछ इकाइयाँ बदलती हैं। कोड मिश्रण में भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था नहीं बदलती। कोड मिश्रण यानी कोड मिक्सिंग में व्यवस्था नहीं बदलती। कोड मिक्सिंग एक भाषा के भीतर दो भाषाओं का मिश्रण होता है। एक भाषा के भीतर दो भाषाओं का मिश्रण होता है। कोड स्विचिंग, कोड अंतरण में एक भाषा के कोड से दूसरी भाषा के कोड में अंतरण होता है, अर्थात वक्ता एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा के कोड बोलने लगता है। इस कोड परिवर्तन में पूरा कोड बदल जाता है। कोड परिवर्तन में क्या होता है? पूरा कोड बदल जाता है। कोड परिवर्तन में समृद्ध भाषाएं अपनी अपनी व्याकरणिक व्यवस्थाओं के अनुसार होती हैं। कोड स्विचिंग वाक्यों के बीच भाषा बदलना है। कोड स्विचिंग क्या? वाक्यों के बीच भाषा बदलना है, यानी कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात करते करते इंग्लिश में बात करने लगते हैं। ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोनीम्स क्या है? किसी भाषा या बोली में सोनीम्स उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी व सार्थक अर्थभेद इकाई है। सार्थक और अर्थभेद इकाई है। सोनीम के लिए ध्वनिग्राम, सोनोग्राम आदि शब्द का भी प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त क्या होते हैं? फोनीम्स क्या होते हैं हमारे? किसी भाषा या बोली में सोनीम उच्चारित ध्वनि की सबसे सार्थक अर्थभेद इकाई है। सोनीम के लिए ध्वनिग्राम, सोनोग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये शब्द भी बोले जाते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई का, चा, पा, आई, यू प्रयुक्त होती हैं। वर्तमान में ध्वनि के लिए स्वन का प्रयोग होने लगा है। स्वन यानी कि राइट एरो, ध्वनि उत्पन्न करना। फिर आता है ब्लूमफील्ड। ध्वनि के तत्वों की न्यूनतम इकाई को स्वनिम कहा गया है। ब्लूमफील्ड कहते हैं ध्वनि की जो न्यूनतम इकाई है उसे स्वनिम कहा गया है। अतः कह सकते हैं कि भाषा में ध्वनि की सूक्ष्मतम अर्थवान इकाई स्वनिम है। सूक्ष्मतम और स्वनिम है। रूपिम में एक ऐसी इकाई है जो वाक्य को रचना तथा अर्थ अभिव्यक्ति में सहायता करती है। रूपिम क्या है? हमारी एक ऐसी इकाई है जो वाक्य की रचना यानी वाक्य का जो बोलने का तरीका है उसको बहुत अच्छे से बनाती है और अर्थ व्यक्तित्व में सहायता करती है। इसे रूपग्राम अथवा पदग्राम भी कहते हैं।
डॉक्टर ओपी भारद्वाज भाषिक विचारों के लघुत्तम अर्थवान को रूपिम है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा या वाक्य की लघुत्तम सार्थक इकाई को रूपग्राम या रूपिम कहते हैं। किसने कहा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। R.H. रोलिंस न्यूनतम व्याकरणिक इकाइयों को रूपिम कहा जाता है। R.H. रोलिंस क्या कहते हैं? न्यूनतम इकाइयों को रूपिम कहा जाता है, जैसे लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि। फिर आता है हमारा वाक्य विन्यास। पद विन्यास, वाक्य विन्यास वाक्य का व्याकरणिक नियम के अनुसार होना। इसमें बच्चा शब्दों को क्रमबद्ध करना सीखता है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया आदि पदों के क्रम में जमा कर उन्हें बोलने लगता है। सरसरी दृष्टि से पठन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सरसरी दृष्टि से पठन यानी कि स्कीमिंग एक पढ़ने की तकनीक है जिसमें पाठक पाठ को जल्दी जल्दी पढ़ता है। क्या करता है? इसमें पाठ को जल्दी जल्दी पढ़ता है, ये देखने के लिए कि ये किस बारे में है। स्कीमिंग का अर्थ है किस चीज़ को अधिक विस्तार में समझाया गया है बिना जल्दी पढ़ना, ताकि ये पता चल सके कि कागज़ किस बारे में है। स्कीमिंग कागज़ किस बारे में है, इसके बारे में पता चलना। यह एक सामान्य विषय तथा अर्थ खोजने के लिए परिचय, निष्कर्ष, शीर्ष और उपशीर्ष पढ़ना। इसमें पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। स्कीमिंग क्या है? पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण, समाचार पत्र पढ़ना समय बचाने के लिए स्कीमिंग किया जाता है। समय बचाने के लिए क्या स्कीमिंग किया जाता है? क्योंकि उसमें हेडिंग्स पढ़ ली जाती हैं, जिससे हमें पता चल जाती है खबर इसके बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक है बारीकी से पठन यानी कि स्कैनिंग। बारीकी से पढ़ना। स्कैनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें पाठक विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी आंखों से पृष्ठ को स्कैन करता है। विशेष तथ्य की सूचनाओं को ढूंढने के में ये प्रविधि में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे रेस्तरां के मेन्यू कार्ड में पढ़ना, अपने प्रिय मित्र का नंबर डायल करना या समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से पढ़ना, यानी कि बहुत ही बारीकी से पढ़ा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हिंदी पेडागोजी का पार्ट 1 हम पहले वीडियो में लेकर आए थे, पार्ट 2 हमारा ये है, और हिंदी पेडागोजी सीटेट लेवल 1 के लिए कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए MD मंत्रा, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।